नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सेशन लेकर के आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो आप सभी से लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान। मित्रों, किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉन्टजन, विलियम कॉनरैड रॉन्टजन जर्मनी के थे। सन 1901 के भौतिक एक्सरे में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज साल 1895 में की थी। और बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप खोज गैलीलियो ने की थी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी। और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी। और परमाणु बम के साथ एक नाम और आता है, ऑटो हान का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो यहाँ पर मित्रों देख लीजिए, उसका आंसर एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातु से बनते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातु से शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर, मध्य में कम होती है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आप लोग बताइए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 300 हड्डियां होती हैं बच्चों नवजात शिशु के शरीर में। मनुष्य में कुल हड्डियां 206 होती हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डियां 8 होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांग में होती है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो मित्रों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो स्कैटरिंग, जब किसी प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है तो जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, तो वातावरण की कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है। वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तन की बात करें, रिफ्रैक्शन क्या था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। तो इसमें मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करती है। यहाँ पर हम लोगों ने इमेज लगाया मोटर की। तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था 1831 ईस्वी में। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती हैं? तो
इसमें ऑप्शन सही होगा, सॉरी, गलनांक उसका कम होता है। लाइट ज़्यादा तेज आती है तो गल जाता है, गलनांक कम होता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई किसी ठोस या ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है, गलनांक। और जिस तापमान पर कोई तरल पदार्थ उबलने लगे उसे क्वथनांक कहेंगे। अब फ्यूज की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर फ्यूज की हमने इमेज लगा के रखा है। तो नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जिसे बनता है किससे, टिन, जस्ता, लीड, लेड और तांबा, एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर में उगने वाले कवक फंगी को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, हमने लगाया है, अभी आपने देखा। तो कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस कवक अध्ययन जो है माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन चट्टानी स्तरों पर लाइकेन, साक्सिकोलस, और पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स। आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? अपकेंद्री बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, दूध से क्रीम निकालने का जो है बल प्रयोग होता है अपकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर ए। अपकेंद्र बल की बात करें मित्रों, तो वह बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर आप देखिए इमेज लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? WBC, सफेद रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। RBC, लाल रक्त कोशिकाएं क्या हैं? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों को पहुंचाती है। उपस्थिति अस्थि मज्जा में होती है इनकी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, AC का उपचयन या अपचयन के लिए। तो ट्रांसफार्मर का एक वैद्युत मशीन है या किसी एक विद्युत परिपथ में अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करती है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, यह DC के साथ कार्य नहीं करता है ट्रांसफार्मर। विद्युत मोटर की बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। AC टू DC रेक्टिफायर बोलेंगे और DC टू AC इन्वर्टर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वार्टज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल किससे बने होते हैं? तो इसमें ऑप्शन सही है बच्चों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए क्वार्टज या क्वार्टज एक खनिज है और जो साधारणतः एक रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। यह श्वेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। अणुसूत्र SiO2 होता है। यहाँ पर आप इमेज भी देख लें। निम्न में से झूठ पता लगाने वाले यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लार्सन 1921 में की थी। उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। एक प्रश्नकर्ता उससे प्रश्न पूछता है, यदि वह झूठ बोलता है तो उसके दिमाग से एक सिग्नल पृथ्वी निकलता है और उसके हार्ट रेट व ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। ग्रीन मफलर क्या है? मित्रों, ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी है। ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़क, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसे शोर स्थानों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है। घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ध्वनि प्रदूषण
कम करने के लिए घर या निवासी इलाकों के पास अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं। सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, एमिग्डालिन। जब यह तत्व मनुष्य के पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है तो यह साइनाइड रिलीज करना शुरू करता है। एमिग्डालिन में शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण मौत भी हो सकती है। मैड काउ डिसीज का क्या कारण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, प्रियन। मैड काउ डिसीज एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है। इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। मैड काउ डिसीज को क्रूट्सफेल्ड जेकब रोग भी कहा जाता है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, SPL सोरेनसन। पीएच मूल्य, पीएच वैल्यू या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसमें बच्चों मलेरिया, पायरिस और पेचिस सभी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, और इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पापा काम पेश होते हैं, मतलब पायरिया और कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पाचन वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? तो मित्रों ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। अनुमस्तिष्क मित्रों क्या है? यह मुद्रा, पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है या शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह एक बेलनाकार रचना होती है जो कि पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के रूप में होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला में हृदय, उल्टी और वासमोटर केंद्र होते हैं और हृदय की गति और रक्तचाप के स्वायत्त कार्यों से संबंधित होते हैं। मित्रों ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कि कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। सॉरी, यहाँ पर इसकी जो है एक इमेज भी लगी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है मित्रों? 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके हाइड्रोजन क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, तो हाइड्रोजन की आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें ग्रुप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें पीरियड या आवर्त कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इमेज भी लगा कर रखे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। और चलिए, तो रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विलियम हार्वे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, यहाँ पर इमेज हम लोगों ने लगा रखी है रक्त परिसंचरण तंत्र की। मनुष्य और अन्य पशुओं का परिसंचरण तंत्र अंगों का वह तंत्र होता है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। इसमें हृदय, धमनियों, नसें, कोशिकाएं और रक्त होते हैं। मानव शरीर द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट वेस्ट क्या है? तो इसमें यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरिया का सूत्र यहाँ पर क्या है? CH4N2O। व्यापारिक कार किससे प्राप्त होती है? तो कार कैम्बियन से, ऑप्शन नंबर ए। कार के एक पेड़ की छाल से बनता है। वनस्पति विज्ञान में एक कैम्बियम एक ऊतक परत है जो पौधे के विकास के लिए असामान्य कोशिकाओं को प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क की बात करें मित्रों तो कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथि थाइमस हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर को रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन बच्चों एक अर्धचालक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तो आप लोग पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड, मोटिवेटेड। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारियाँ हमसे मिली हों आपको, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।